तो स्वागत है फिर से आपका इसी नए YouTube चैनल इको स्टार क्लासेस में। अब तो आपके सामने ये नया रहा नहीं, क्योंकि आप लगातार इसके दर्शक बन चुके हैं। तो देखा जाए तो आज का सवाल जो हमारा 11 नंबर से RS अग्रवाल के बुक के चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8B का सिलसिला आधा कंप्लीट और आधा इनकम्प्लीट के दौर में खड़ा था, जिसमें हम लोग 10 तक सवालों को कर चुके, जो कि हमारा एक्सरसाइज 8B का था। अब हमारे पास 8B का 10 तक सवाल हो जाने के ठीक बाद 11 नंबर के सवालों से हम लोग आज का कार्यक्रम चालू करते हैं। देखा जाए आज का सवाल लिखा हुआ है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम जो है वो 12 बन जा रहा है। इफ द न्यू नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 54, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, चेक योर सॉल्यूशन आल्सो। तो 11 नंबर का सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे रखे बनाते हैं इसको। तो कहा जा रहा है कि कोई 2 डिजिट नंबर है। पहली बात, कोई 2 डिजिट नंबर है तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स और वाई। लेट द नंबर बी एक्स और वाई अकॉर्डिंग टू सवाल के अनुसार एक्स और वाई का सम जो है वो 12 हो जा रहा है, ये सवाल कह रहा है। और एक बात और कह रहा है कि जो सवाल जो है इसको अब क्या करते हैं, इसको अब इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ये नंबर आगे जाके y और x बन जा रहा है। मतलब जो नंबर 23 था वो आगे जाकर के 32 बन जा रहा है। जो नंबर 12 था वो आगे जाकर 21 बन जा रहा है। जो नंबर हमारा 13 था वो आगे जाकर के 31 बन जा रहा है। तो इस तरह से हमारा काम चलता है। इस तरह से हमारा ये सवाल आगे बनता है कि जो नंबर का जो वैल्यू है वो, या कहे तो पोजीशन है, वो चेंज हो जा रहा है। और पोजीशन जब चेंज होता है तो नंबर के वैल्यू पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो 13 था वो 31 हो जा रहा है। बिल्कुल सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस वो टेंस हो गया, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस हो गया, तो नंबर के वैल्यू पे असर पड़ता है। 13 31 बन जाता है, 13 31 बन जाता है, 13 31 बन जाता है, तो नंबर के वैल्यू में असर आता है। और यहाँ के नंबर के वैल्यू पे ही असर आने की वजह से ये सवाल का बनना जायज बनता है। और इसी का हमको यहाँ पे समझिए, तो इसी का हम लोग को देखते हुए, इसी का हम लोग पकड़ते हुए, इसी चीज़ का अनुसरण करते हुए चलना है कि नंबर के वैल्यू में जो इफेक्ट आएगा उसको पकड़ना है, क्योंकि सवाल वही है। तो असल में जो 13 है ये बनता कैसे है 13? तो ये बना जो कि टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, और जो यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे उसको 1 से मल्टीप्लाई करके ये 13 बनता है। इसी तरीके से 48 कैसे बनता है, तो जो यूनिट प्लेस पे जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, और जो यूनिट प्लेस पे है वो हमारा क्या नाम है, 1 से मल्टीप्लाई करके 40 + 8 = 48 बनता है। इसी नंबर को जब चेंज कर देंगे तो 84 बन जाएगा, जो कि अब यूनिट प्लेस पे अब टेंस प्लेस पे 8 है, जो कि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जो यूनिट प्लेस पे 4 है वो 1 से मल्टीप्लाई करके 80 + 4 बन जा रहा है, जो कि 84 है। दैट इज डज नॉट इक्वल टू 48। नंबर के वैल्यू में हमको बड़ा असर दिखने को मिला सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हम लोग इंटरचेंजिंग कर दिए। तो उसी तरीके से कोई नंबर एक्स वाई है तो इसका वैल्यू क्या होगा, नंबर्स वैल्यू तो ये हो जाएगा 10x + y। ये जो नंबर जो हम लोग माने हैं इसका असल में वैल्यू, तो ये x और y जो नंबर हम लोग माने हैं इसका वैल्यू जो निकल का आया वो 10x + y निकल का आया। किस तरीके से हम निकाले हैं ये तो आप जान ही गए हैं। तो जाएगा नंबर का वैल्यू 10x + y। अब बाय
बाय इंटरचेंजिंग करने के बाद हमको ये समझ में आया कि नंबर अब y बाय एक्स हो गया, तो इसका भी तो कुछ वैल्यू होगा जो कि 10y प्लस एक्स हो गया। यूनिट प्लेस पे x रहा और टेंस प्लेस पे y रहा, जिस वजह से नंबर का वैल्यू जो है न्यू नंबर वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। अब सवाल में आगे ये कहा जा रहा है भाइयों कि हमारे पास जो नया नंबर बना है, रिवर्सिंग द डिजिट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से जो है हमारा 54 ज़्यादा हो जा रहा है। जो ओरिजिनल नंबर था, जो कि ये था ओरिजिनल नंबर हमारा, कहाँ गया यार, ये ओरिजिनल नंबर हमारा था, इससे 54 ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पे जब इससे 54 ये ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब इसका वैल्यू 50 है और इसका वैल्यू 5 है, और ये 5 जो है 5 से 45 ज़्यादा हो जा रहा है। ये नंबर 5 है और ये नंबर असल में 50 है, और ये 5 जो है इस 50 जो बन चुका है ये 45 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब जब दोनों बराबर होगा तो इस 5 में 45 हमको जोड़ना पड़ जाएगा, तब जाकर दोनों बराबर होगा। ये 5 था, अब 50 बन जा रहा है, 45 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस 5 में 45 जोड़ना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर में 45 जोड़ना पड़ेगा ताकि ये 50 बन जाए। उसी तरीके से 54 ज़्यादा हो जा रहा है ओरिजिनल नंबर से, जो डुप्लीकेट या सेकेंड नंबर जो बना। तो ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, कितना जोड़ देंगे, 54 जोड़ देने पे ये हमारा क्या बन जाता है, ये नंबर बन जाता है। तो ये और ये एक इन सारे को इधर ले आते हैं या इसी को इधर भेज देते हैं ताकि ये पॉजिटिव में रहे। तो 54 इक्वल टू 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस y। 54 इक्वल टू 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई। यहाँ जो बच्चा लोग गलती कर देता है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। जब दोनों जाएगा तो क्योंकि दोनों प्लस में बचाएगा, दोनों माइनस। अब यहाँ से देखा जाए तो 54 इक्वल टू हो जाएगा 10y में से एक y गया 9y, x में से एक x गया तो 9x। यहाँ से ले लेते हैं 9 कॉमन, तो 9 कॉमन लेंगे तो 54 डिवाइड बाय 9, ये मल्टीप्लाई और 9 इधर आकर डिवाइड, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू y माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमको दूसरा स्टेटमेंट मिल गया, तो दूसरा स्टेटमेंट मिल गया जिसको हम लोग एकदम आराम से ये कर लेते हैं क्योंकि ये सहूलियत होगा। इसको इधर भी माइनस, मल्टीप्लाई बाय माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय माइनस जिससे क्या होगा, ये x पहले आ जाएगा, y बाद में हो जाएगा, जिससे हम लोग आगे में दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन और यहाँ पे पहला इक्वेशन कहाँ है बाबू, ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करने में सहूलियत हो। तो आप पहला इक्वेशन देखेंगे, पहला और एंड सेकंड को देखने पे क्या हो रहा है, जो कलम उठा रहे सब खत्म है। जहाँ पे हम हैं वहाँ पे कलम भी नहीं है। तो ये और ये जानते ये कलम किन से मिला है? ये कलम मेरे एक स्टूडेंट से हमको मिला था। तो देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो था x प्लस वाई इक्वल टू 12, दूसरा था x माइनस वाई जो कि -6। अब करते क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड को प्लस कर देते हैं, प्लस, जिससे ये ख़त्म हो जाता है। यह जाता है 2x इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 6, x का वैल्यू हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। x का वैल्यू यहाँ पे हो जाता है 6/2,
जो कि थ्री को हम लोग रख देते हैं इसमें, पुटिंग x इक्वल टू इन फर्स्ट इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, x का वैल्यू 3 प्लस वाई इक्वल टू 12, y का वैल्यू आ जाएगा 9। तो हेंस वो नंबर क्या बन जाता है, वो नंबर हमारा जाता है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 9, 39। चेक करना हो, चेक करने का भी यहाँ दिया गया था कि 39 है, इंटरचेंज हो जाएगा 93, दोनों में अंतर बताइए 93 और 39 में 4, ये हो जाएगा 8 में से गया 5, 54, और दोनों का अंतर भी हमको 54 ही बताया जा रहा था। तो ये भी हमारे पास चेक हो गया। तो 11 नंबर होता है कंप्लीट। अब इस कलम की कहानी ये है कि ये कलम हमको अपने क्लास 10th की एक लड़की जिनका नाम है स्नेहा है, उनसे मिला था। अब वो 10 में नहीं रही, बल्कि 10th का एग्ज़ाम दे करके 11th में चली गई होगी, और अभी 11th में ही होगी या 11th से नहीं, इस बार 12th में होगी वो, 2026 में वो 12th में होगी, और 27 में वो देगी 12th का एग्ज़ाम। तो उनसे ये कलम मिला। ये कलम पूरी तरीके से भरा हुआ है, या हल्का सा खाली, बाप रे खाली हो गया है। इनसे हम अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जो कभी ना छूटे ऐसा कॉपी बनाए, जो कभी ना ख़त्म हुए ऐसा डायरी बनाए, क्योंकि वो उनका दिया हुआ कलम हम अपने सुनहरे अक्षरों में लिखने के काम में लाए। और ये कलम जल्दी यूज़ हम करते नहीं, लेकिन ये कलम लेके चलते हैं। मेरे बैग में ये कलम हमेशा रहता है, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं, जो भी मोटिवेटेड बात, जो भी किताबों को पढ़ना, उनमें से जो वो लाइन चुराना, क्योंकि वो लाइन हमेशा के लिए मेरे जहन में, मेरे किताबों में, मेरे दिमाग में रहेगा। तो वो इस कलम से लिखते हैं, ताकि जो अच्छी सीख हमको उस किताब से मिल रहा है, उसको हमेशा के लिए इस कलम के माध्यम से चुरा कर रख सके। तो ये कलम की ये खासियत है। आप लोग से भी एक कलम जरूर लेंगे कभी ना कभी, ताकि उसको भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण रोल के साथ रखें। तो इसके ठीक बाद हम लोग 12th में चलते हैं। हाँ, तो 12वीं नंबर का सवाल में चलते हैं। 11 को कंप्लीट कर लेने के बाद अगर देखा जाए तो 12वीं के सवालों को पहले पढ़ते हैं। द डिजिट इन द टेंस प्लेस, मतलब दूसरा वाला जो जगह है उसमें, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, अच्छा पिछले वाले की तरह ही लग रहा है, ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 times दैट इन द यूनिट प्लेस। यहाँ तक की बातों को पहले समझते हैं कि कहा यह जाएगा द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का कोई नंबर है। तो लेट द नंबर बी x और y। ठीक, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा नंबर है वो x और y है, और जो टेंस प्लेस पे मतलब जो कि x टेंस प्लेस पे, जो कि अकॉर्डिंग टू सवाल, टेंस प्लेस ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 times इन द यूनिट प्लेस। ये 3 गुना है अपने यूनिट प्लेस से। जो हमारे पास टेंस डिजिट पे है वो असलियत में 3 गुना हो जा रहा है या होता है पहले यूनिट प्लेस वाले नंबर से, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब मतलब कि ये ओरिजिनल नंबर हो गया हमारा। तो ओरिजिनल नंबर वैल्यू, तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ, ये ओरिजिनल नंबर का वैल्यू हो जाएगा 10x प्लस y। आपको समझा चुके पीछे की वजह से। अब अगेन में ये कहा जा रहा है कि इफ द डिजिट आर रिवर्स, फिर से डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है, तो नया डिजिट क्या बन जाएगा, डिजिट कहा रहा है डिजिट रिवर्स, तो क्या बन जा रहा है y और x।
अब इसका नंबर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 10y प्लस एक्स। अब आगे देख लेते हैं। इफ द डिजिट आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर जो कि हमारा यहाँ पे ये ओरिजिनल नंबर ये है, ये ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर से हमारा कितना कम है? 36 कम हो जा रहा है ये न्यू नंबर। ये नया नंबर जो है, जो नया नंबर बन के आया, ये असलियत में 36 कम है। तो ये असलियत में, तो अब अकॉर्डिंग टू सवाल हमारा, ये नंबर जो कि यहाँ पे है, ये और ये नंबर जो कि हमारा यहाँ पे है, इन दोनों में देखा जाए तो ये 36 कम हो जा रहा है। ये था कितना? 50, ये घट के हो जा रहा है 25। ये 50 था, घट के 25 हो जा रहा है। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें से भी हमको 25 कम करना पड़ जाएगा, और यहाँ पे तो असलियत में 36 कम है, इसीलिए हमको 36 ओरिजिनल नंबर से कम करना पड़ जाएगा, ऐसा सवाल का मांग है। तो 36 हम लोग कम कर दिए, और 36 कम करने इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स, इस पूरे को उठा के इधर ले आए, और ये बचा 36 माइनस में, इधर जाके प्लस में। तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 36। ये और ये 9x जो माइनस 9y इक्वल टू 36, 9 ले लेंगे कॉमन, हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 9, x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, और ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में कुछ हमारा बदलने की ज़रूरत ये है कि x इक्वल टू अगर 30y है, 3y है, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, तब तो कुछ होगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस वाला होगा और यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला होगा, तब तो दिक्कत है। दोनों को एक फॉर्म में लिखना बेहद ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि तब x वाला जो टर्म है वो कट जाएगा। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टू सेकेंड, तो क्या बन के आएगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हो गया ये और सेकेंड हो गया ये। सब्ट्रैक्ट में नीचे माइनस, ये प्लस, ये नीचे, क्योंकि माइनस जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले सब का कन्वर्जन हो जाता है। माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म x, ये प्लस वाई माइनस 3y, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4 में 0 जोड़ेंगे माइनस 4, ये 0, ये माइनस खत्म। y का वैल्यू हो गया 2, क्योंकि 4 डिवाइड बाय 2 हो जा रहा है। जब y का वैल्यू 2 हो गया तो या तो इसमें किसी में भी आप रखिए और अपना वैल्यू निकाल लीजिए। यहीं पे रख देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह भी है। y का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इंटू फर्स्ट। तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो x माइनस y का वैल्यू हो गया 2, जो कि यहाँ पे 0, x का वैल्यू हो गया 6, जो कि पॉजिटिव 6। तो ओरिजिनल नंबर, अच्छा यहाँ लाइट ज़्यादा आ रहा है, हाँ लाइट अब कम आ रहा है। तो ओरिजिनल नंबर हेंस ओरिजिनल नंबर विल बी, क्या होगा, x और y था, x का वैल्यू क्या था 6 और y का वैल्यू 2, तो 62 हमारा जो कि आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ भी हमारा 62 ही है। अब कहा यह जा रहा है कि आप चेक योर सॉल्यूशन, ये भी सवाल में लिखा हुआ कि चेक योर सॉल्यूशन। तो चेक करने का बेहद ही आसान तरीका है, कि आप देखिए ओरिजिनल नंबर जो है वो आ रहा है 62, और न्यू नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है 26, और
ओरिजिनल नंबर अब माइनस न्यू नंबर इक्वल टू 36 होना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर जो है वो 36 कम है। तो 62 में से 26 माइनस कर देंगे तो ये जगह 5 3 36 ये हमारा आ चुका। तो इस तरह से भी हम वेरीफाई कर लेंगे। तो 12 होता है कंप्लीट। 13 नंबर का देखते हैं, लिखा हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर। सवाल तो आपके सामने लाया ही नहीं। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 7। डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ही बड़ा है। तो पहला तो हम लोग बात करते हैं लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। तो डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर 7 से बड़ा था, बिल्कुल x प्लस 7 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इफ द, अच्छा यहाँ से फ्रैक्शन क्या बनेगा बाबू? फ्रैक्शन यहाँ से क्या बनेगा? x बाय x प्लस 7। ठीक, लिखा हुआ है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। एक एक चीज को इसलिए लेते हैं क्योंकि डबल बोर्ड तो है नहीं। अब एक एक लाइन को देख करके यहाँ कहा जा रहा है कि एक पूरा पैर देखे तो फुल स्टॉप तक पढ़ देते। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 6 द न्यू नंबर बिकम 2। पूरा सवाल ही समझ में आ गया। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कहा जा रहा है कि अगेन न्यूमरेटर जो हमारा वो हो जाता है कितना इंक्रीज हो जाता है? 17। और डिनोमिनेटर हमारा कितना डिक्रीज हो जाता है? जो कि असलियत में इतना था, ये डिक्रीज होकर के 6 डिक्रीज हो जाता है। तो असल में न्यूमरेटर क्या होगा? x प्लस 7 माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 1। ये हो गया हमारा असलियत न्यूमरेटर अगेन वाला दूसरा वाला टर्म के लिए, और ये पहला न्यूमरेटर। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेगा? ये हो जाएगा 2 बन जाएगा एज पर सवाल का हिसाब से। द न्यू नंबर बिकम 2। तो यहाँ पे न्यू नंबर क्या बन जाता है? 2। ये गिवन है, याद रखना है। लेकिन यहाँ से क्या बनेगा हमारा फ्रैक्शन? x प्लस 17 और x प्लस 1 इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या निकलेगा? x प्लस 17 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। x प्लस 17 इक्वल टू 2x प्लस 2। ये प्लस में हो जाएगा माइनस, ये 2 इधर जाकर 17 माइनस 2 2x माइनस x का इक्वल टू हो जाता है 15 हो जाता है x का वैल्यू। जैसे ही x का वैल्यू हो जाता है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ ओरिजिनल वाले कार्यक्रम में आएंगे और यहाँ से हम लोग आगे की बात करेंगे। तो न्यूमरेटर यहाँ हो जाता है 15 और डिनोमिनेटर जो हो जाता है 15 प्लस 7 22। तो हेंस द फ्रैक्शन विल बी, या फ्रैक्शन है या फ्रैक्शन इज 15 बाय 22। और यहाँ पे ये भी आंसर है 15 बाय 22। 14 में चलते हैं बाबू। तो देखते हैं 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर, इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। ये 2 ज़्यादा डिनोमिनेटर से हो जाता है। अच्छा, इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर if 3 is added to the numerator and to the denominator the new fraction is 2 by 3 find the original fraction। तो अगर देखा जाए तो ये सवाल हमारा 2 वेरिएबल का सवाल बन जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट को देखते ही ये समझ में आता है कि ये असल में 2 वेरिएबल से हमारा ये सवाल बनेगा। तो बस 1 मिनट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। मतलब कि तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं? इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक, तो हम लोग क्या लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। न्यूमरेटर को हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो उसके ठीक बाद डिनोमिनेटर क्या होगा?
डिनोमिनेटर ये हो जाएगा हमारा y। अब अकॉर्डिंग टू पहला स्टेटमेंट के हिसाब से ये था कि जैसे ही हमारा x जो है, अकॉर्डिंग टू सवाल लिखते हैं, x जो है वो यहाँ से अगर दोगुना हो जा रहा है, 2x बन जा रहा है, तो तुरंत जो y है ये 2 ज़्यादा हो जा रहा है अपने एक्चुअल से। ये सवाल कह रहा है कि जैसे ही ये दोगुना होगा, ये जो हमारा ये डोमीटर ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, y प्लस 2, 2 बढ़ जाएगा। इन ए फ्रैक्शन ट्वाइस डिनोमिनेटर इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर। ठीक, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन क्रिएट होगा, फ्रैक्शन जो हमारा बनेगा वो असल में क्या है, 2x बाय y प्लस 2 जो फ्रैक्शन बनता है। अब कहा जा रहा है कि इफ 3, अब यहाँ सवाल में इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, 3 जो न्यूमरेटर में जोड़ देंगे और डिनोमिनेटर में भी सेम 3 ही जोड़ना है। तो अगेन यहाँ लिखते हैं, अगेन में लिखेंगे कि न्यूमरेटर जो बना उसमें हम लोग क्या जोड़ दिए, 3, ठीक, और डिनोमिनेटर जो हमारा बनता है वो हमारा हो जाएगा y प्लस 3। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमारा बनेगा वो हो जाएगा x प्लस 3 और y प्लस 3, और यही फ्रैक्शन जो हमारा सवाल के अनुसार ये 2/3 के बराबर हो जाता है, 2/3 के बराबर हो जाता है। यहाँ से 3x प्लस 9 2y प्लस 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के करने के बाद हमको यही समझ में आता है। अब आते हैं आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3, ये 9 इधर चला गया, 2y इधर आ गया। तो यहाँ पे जो ये बना इसको हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट मान लेते हैं, जिसको आगे थोड़ा सा और मॉडिफाई करके माइनस y इक्वल टू 2, यही हमारा असल में फर्स्ट इक्वेशन है। और यहाँ पे इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं या बना लेते हैं। तो दोनों को पहले सामने करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को सामने करने पे ये होता है कि 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। तो इसमें से या तो इसको ख़त्म कीजिए या तो इसको ख़त्म कीजिए, लेकिन अगर देखने में लगता है और देखने में ऐसा है कि ना वो x कम्प्लीटली ख़त्म होगा ना y कम्प्लीटली ख़त्म होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ के जो नंबर है, जो वैल्यू, जो नंबर जो कांस्टेंट यूज़ हो रहा है उसको अगर सेम कर दिया जाए तो ये बिल्कुल हमारा कट जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर कैंसिलिंग द टर्म y मल्टीप्लाई बाय 2, किसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद जो बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये 3x का 3x, ये माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3। और फिर यहाँ पे लिखते हैं सबट्रैक्ट फर्स्ट टू सेकेंड। सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का जो सिंबल है वो होता है चेंज, और ये प्लस 2y माइनस 2y ख़त्म, बन जाएगा यहाँ पे x। 4x में से 3 x बचेगा, ये 4 और 3 जुटेगा तो हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू यहाँ पे 7 आता है। तो अब लिखना है यहाँ पे लिखना, पुटिंग x बराबर 7 टू फर्स्ट क्या था, ये वाला, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 2, और यहाँ पे y का वैल्यू रखने पे, ये y का वैल्यू रखने पे
2x इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू रखने पे 2 इंटू 7 इक्वल टू वाई प्लस 2, ये हो जाएगा 14 इक्वल टू वाई प्लस 2, प्लस में 2 है, वाई का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस 2 इक्वल टू 12। तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 12, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 7। और हमारा इसीलिए यहाँ पे जो न्यूमिनेटर x था, डिनोमिनेटर y था, जो कि 7/12 हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 14 आपका इस तरह से होता है कंप्लीट। और इसके ठीक बाद 15 में हम लोग चलते हैं। हाँ, तो 15 नंबर में चलते हैं। अब हम लोग 15 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 7 सेंटीमीटर if the length is decreased by 4 and the breadth is increased by 3 cm, the area of a new rectangle is the same as the area of the original rectangle. Find the length and the breadth of the original rectangle. मतलब एरिया पे बात हो रहा है। सवाल समझना है कि कोई भी एक रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ जो है वो 7 कम है लेकिन लेंथ जो है 7 ज़्यादा है। तो पहले समझते हैं लेट द length of a rectangle, let the breadth of a rectangle is x। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा x प्लस 7। तो यहाँ पे एरिया क्या निकलेगा, L इंटू बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 7। ये हो गया हमारा एरिया। अब न्यू या कहे तो अगेन वाला टर्म आ जाता है। इफ द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। मतलब अब जो है लेंथ जो है वो कितना इंक्रीज कर रहा है पहले के मुकाबले, वो 4 इंक्रीज कर रहा है ना। अच्छा, लेंथ 4 डिक्रीज कर रहा है बाबू, 4 डिक्रीज कर रहा है। और ब्रेथ जो है, ब्रेथ वो कितना है x, वो कितना इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 3। तो यहाँ जो एरिया निकलेगा जो कि न्यू वाला है वो क्या निकलेगा, x प्लस 3, नीचे वाला ब्रेथ, ऊपर वाला हो जाएगा x प्लस 3। अच्छा, ये भी x प्लस 3 हो जाएगा, ये आगे जाके x प्लस 3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ये हो जाएगा, इसको भी हम लोग कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब अकॉर्डिंग टू सवाल ओरिजिनल एरिया या कहे तो पुराना एरिया इक्वल टू न्यू एरिया, कुछ भी कर लेने से दोनों एरिया बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म चला गया, ये और ये एक किस्म का, तो इधर आएगा माइनस, ये 9 और x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 9। जब x का वैल्यू 9 आ गया तो कहा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो लेंथ और ब्रेथ, x क्या था, x हमारा असल में था यहाँ पे 9, ब्रेथ और x यहाँ पे 9 प्लस 7 16। तो यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा कितना 9, लेंथ हो जाएगा 16। तो यही दोनों हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 16 में देख लेते हैं बाबू, साथ ही में देख लेते हैं, साथ ही में हम लोग 16 भी देख लेंगे यहीं पे। तो 16 का सवाल यहाँ कहा ये जा रहा है कि द विड्थ मतलब वही मोटाई, ये विड्थ होता है, ये विड्थ हो गया। और फिर रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ। लेंथ मोटाई का मतलब इसकी बात कर रही है, और लेंथ हो जाता है हमारा ये लेंथ, ये विड्थ मतलब मोटाई तो यहीं से मापा जाएगा, तो कहा जा रहा है कि द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ। अच्छा, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, पहले सवाल पूरा पढ़ देते बाबू।
द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ इफ द पेरीमीटर पे बात हो रहा है इज एक 180 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ L है और विड्थ W है, लेकिन यहाँ कहा क्या जा रहा है कि द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ। लेट द लेंथ, लेंथ पे बात है, लेट द लेंथ बी x, ये x हो गया। तो विड्थ क्या है, 2/3 ऑफ लेंथ, मतलब 2/3 ऑफ x, तो 2x। तो ये भी हो जाएगा लेंथ x और ये हो जाएगा 2x/3। तो पेरीमीटर ऑफ अच्छे यार मीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 इंटू L प्लस B होता है। तो 2 इंटू x प्लस 2x/3, तो 2 इंटू 3 2 5x/3, तो 10x/3, और ये 10x/3 जो है इक्वल टू हो जाएगा 180 मीटर के। ये 0 से ये 0 कंप्लीट, और x हो जाएगा 18 गुना 3 इक्वल टू 54 मीटर, जो कि लेंथ है असल में। और विड्थ कितना हो जाएगा, 180 से भी यहाँ हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 54, 18 इंटू 3 हो जाएगा 36 मीटर। और वैसे भी एक और तरीका है विड्थ निकालने का। अगर एज ए लाइटर नोट हम बता रहे हैं आपको, लेंथ निकाल लेने के बाद जो कि 54 हो गया, ठीक। तो विड्थ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पेरीमीटर तो 180 दिया हुआ है ही, पेरीमीटर का अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 90, और 90 में से अगर हम लोग असलियत में घटा देंगे लेंथ, तो विड्थ चला आएगा जो कि 36 होगा। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर जो होता है वो इक्वल टू जाता है 2 इंटू L प्लस B। तो अगर यहाँ पे L प्लस B इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर बाय 2, और L हमारा 54 दिया हुआ है, तो B हमारा निकलेगा कैसे, ये 180/2 मतलब 90 से ये दोनों प्लस, तो B हो जाएगा 90 प्लस 54 इक्वल टू 36। 16 होता है वो कंप्लीट। बना सिंपल सवाल है, क्या ज़्यादा माथा लगाना। ये इसलिए हम इस सवालों को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बैठ के क्या करना। IIT फाउंडेशन लेवल का सवाल तो हमारे चैनल पे आपके लिए हमेशा उपलब्ध है ही, लेकिन ये बुक हमारे पास ना होने की वजह से हम लोग इसको भी कर लेते हैं ताकि उन बच्चों के पास भी हम पहुंच सके जिसके पास RS अग्रवाल की बुक। अच्छा, यहाँ पे नया सवाल आ गया है। अच्छा, यहाँ पे ट्रायंगल वाला है, देख रहे हैं यहाँ ट्रायंगल। एन एल्टीट्यूड ऊंचाई ऑफ ए ट्रायंगल इज 1/5 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स corresponding base. If the altitude be increased by 4 cm and the base decreased by 2 cm, the area of the triangle remains the same. अच्छा, एरिया पे ही बात। Find the base and the altitude of a triangle. बहुत आसान है, बहुत आसान। ये हो गया ट्रायंगल आपका वाला, जिसको इसको बेस कहते हैं और इसको हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड असल में तो ये हो गया, ये बेस तो नीचे वाला पूरा है। तो कहा ये जा रहा है, किस पे बात हो रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 1/5। अच्छा, एल्टीट्यूड को ही हम लोग x मानेंगे यहाँ पे। एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज 1/5 द लेंथ ऑफ इट्स corresponding बेस। बेस को मान लेते हैं। लेट द बेस बी x। बेस जब x हो गया तो एल्टीट्यूड क्या होगा हमारा, एल्टीट्यूड हो जाएगा 5/3 ऑफ द corresponding बेस, मतलब 5/3 इंटू x। ये हो जाता है। एरिया पे बात है तो एरिया क्या निकलेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या कहे तो एल्टीट्यूड ही लिख देते हैं यहाँ पे।
तो हाफ इंटू एक्स इंटू 5x/3 यही होगा। ये हो गया। हमको लगता क्या, जब एरिया आप बात थी हाफ बाद में कट ही जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करते, बाद में कुछ कर लेंगे अलग से। अब अगेन अगर देखा जाएगा तो हमारे पास, अब अगेन देखा जाए तो अब न्यू की बात रहा, और न्यू में अगर देखा जाए तो इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड जो है वो बढ़ा दिया है। कितना एल्टीट्यूड जो बढ़ा दिया है वो 4 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ा दिया है न्यू वाला। तो बेस कितना है, और बेस एंड द बेस डिक्रीज, और बेस जो असलियत में था वो 2 कम हो जा रहा है एज पर सवाल के हिसाब से। तो अब न्यू एरिया बड़ा आसान सा है। तो हाफ इंटू 5x/3 प्लस 4 इंटू x-2, ये न्यू एरिया हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सवाल पुराना एरिया इक्वल टू न्यू एरिया, अकॉर्डिंग टू सवाल यहाँ लिख देना है। अकॉर्डिंग टू सवाल पुराना कितना है, हाफ इंटू एक्स इंटू 5x/3। आप लोग कॉपी लेकर बैठे होंगे तो देख लेते ही होंगे, x-2, ये हाफ खत्म हो गया। यहाँ पे देख लेते 5x²/3, अकेला इधर बचा, ये हो जाएगा 5x²/3, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, -10/3 प्लस 4x-8, ये टर्म आपस में कैंसिल, बचता है यहाँ पे सिर्फ ये टर्म और ये टर्म। और इस टर्म को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे हाँ ऐसे देख लेंगे ना। इसको पहले उतार लेते हैं, 10x/3 प्लस 4x-8 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर कुछ नहीं बचा था बाबू। ये टर्म एक है, इधर जाने दीजिए इसको। एक काम करते हैं, इस 8 को इधर कर देते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, और इसका बस जगह चेंज कर देते हैं, कहे तो ऑर्डर चेंज कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। कौन सी बड़ी बात है बाबू, ये बताइए। 2 + 3 इक्वल टू ये, 3 + 2 भी तो इक्वल टू यही होगा। तो बस ऑर्डर चेंज किया ताकि हमको दिखने में सुंदर लगे, सुंदर और सुशील पे ही तो जाना चाहिए। ये हो गया 12 - 10x इक्वल टू 3 इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू हो जाएगा ये 24, x की वैल्यू हो जाएगा 12 है ना बाबू, 12 सेंटीमीटर। जो 2 एंगल, अच्छा सवाल भी तो आगे करना है। 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5, ठीक। 2 एंगल जो है ट्रायंगल का वो 4:5 है। मतलब ऐसा देखा जाए तो ए और बी और सी, ये और ये, तो लेट द रेशियो बी 4x और 5x। आगे कह रहा है इफ द सम ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, इन दोनों का सम अकॉर्डिंग टू सवाल 4x + 5x इक्वल टू थर्ड एंगल, और कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तब जाके आपको एंगल जानना है उस ट्रायंगल का। इस थर्ड एंगल पे ही बात है बाबू। जब we know that sum of angle of a triangle equal to 180, तो यहाँ पे 4x + 5x प्लस ये, या कहे तो थर्ड एंगल इक्वल टू 180, तो थर्ड एंगल इक्वल टू 180 माइनस 9x, ये वाला इधर जाके, तो एक मान लेते हैं ये सेकेंड टर्म, और ये तो हमारा पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है ही। तो एज पर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये भी थर्ड एंगल, ये भी थर्ड एंगल, तो दोनों बराबर हो जाएगा।
4x प्लस 5x इक्वल टू 180 माइनस 9x, ये माइनस में जाएगा प्लस में, तो 4x प्लस 5x प्लस 9x इक्वल टू 180, 18x इक्वल टू 180, x का वैल्यू हो जाएगा 10। जब x का वैल्यू यहाँ 10 हो गया तो बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, 4x मतलब 4 इंटू 10 इक्वल टू 40, 5x इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू 50, और तीसरा जो होगा 180 से माइनस कर देंगे जो कि हमारा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 18 तक कंप्लीट। अब 18 के बाद बचता है क्या चीज़ हमारे पास, 18 के बाद 19 और उसके बाद आगे 20, 21, 22 और 20 के बाद सारा जो हमारा वो सेकेंड पेज में हम लोग या सेकेंड वीडियो में कर देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं ये सब सवाल का भी। तो ठीक है बाबू, मिलते हैं अब अगले सवाल में।